Welcome back to our channel. Last time we were discussing Interstate Migrant Workmen Act 1979. हम लोग ने अपने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होता है, इस एक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इस एक्ट में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए क्या रेगुलेशंस होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके पार्ट सेकेंड में जितना भी एक्ट है उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को दोनों एम्प्लॉयर मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट का जो एम्प्लॉयर है प्लस कॉन्ट्रैक्टर भी अपॉइंट कर सकता है, मतलब कि वो एम्प्लॉयड कर सकता है अपने अंडर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होता है। ऐसे वर्कर्स जो अपने स्टेट को, अपने होम स्टेट को छोड़ के माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने, उन्हें हम इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। तो उनको कौन कौन अपॉइंट कर सकता था? वो इस्टेब्लिशमेंट अपॉइंट कर सकती है जहाँ पे उस इस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट लगेगा जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर अपॉइंटेड या फिर एम्प्लॉयड होंगे, उस इस्टेब्लिशमेंट पे लगेगा और उस कॉन्ट्रैक्टर पे लगेगा जिस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने अंडर 5 या 5 से ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयड किया हुआ है, तो इन पे लगेगा। तो अगर आपने अपने अंदर एम्प्लॉयड किया हुआ है किसी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को और आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं उनके रिगार्डिंग, इस एक्ट में उसको डिफाइन किया गया है। तो हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। चलिए देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या है। इन्फॉर्म बोथ स्टेट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो बोथ स्टेट को इन्फॉर्म करना होगा विद इन 15 डेज। कौन कौन सी स्टेट? होम स्टेट को और जिस स्टेट में वो गया है मतलब कि होस्ट स्टेट को, दोनों स्टेट को इन्फॉर्म करना होगा। कौन इन्फॉर्म करेगा? कॉन्ट्रैक्टर इन्फॉर्म करेगा विद इन 15 डेज। जब भी आपने उस उस लेबर को या फिर वर्कमैन को आपने अपॉइंट किया है अपने पास, उसकी रिक्रूटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर आप इन्फॉर्म करो उस स्टेट को जहाँ से वो वर्कर बिलोंग करता है और उस स्टेट को जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, जहाँ पे आपने उसको एम्प्लॉयड किया हुआ है। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? एज द केस में बी द डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेयर एनी चेंजेस अकर। मान लीजिए कोई चेंजेस अकर करते हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट एरिया में, अगर आप कोई चेंजेस अकर करते हैं उस इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के रिगार्ड्स, तो आपको विद इन 15 डेज उस चेंजेस के विद इन 15 डेज आपको वहाँ पर जाकर इन्फॉर्म करना होगा या फिर एक नोटिस भेजनी होगी। इन द पर्टिकुलर सो फर्निश सच चेंजेस शाल बी नोटिफाइड। ये तो बताया है किसको दे रहे हैं हम लोग? एक अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं। दोनों स्टेट की अथॉरिटीज़ को वो देंगे। और कैसे देंगे? एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में। जो फॉर्म इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है उसी फॉर्म में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब सेकेंड ड्यूटी देखते हैं उनकी क्या है। टू इशू एवरी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर अ पासबुक। मतलब ड्यूटी होती है कॉन्ट्रैक्टर की कि जितने भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर उसके अंदर एम्प्लॉयड हैं, वो हर एक एम्प्लॉयड वर्कर को एक पासबुक इशू करेगा और उस पासबुक में उसकी फ़ोटो लगी होगी और इंग्लिश या फिर हिंदी, या फिर अगर उसको इंग्लिश हिंदी नहीं समझ आती है तो जिस लैंग्वेज में उसे समझ आता है वो लैंग्वेज में भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी उस पासबुक में। अब बात होती है इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी जाएगी, तो चलिए देखते हैं। द नेम एंड द प्लेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट वेयर द वर्कमैन इज एम्प्लॉयड। तो नेम जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है और वो जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है वो उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसका नेम और प्लेस लिखना है। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने टाइम के लिए वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है वो। द प्रपोज रेट एंड द मोड ऑफ पेमेंट, किस रेट पे उससे काम करवाया जा रहा है वो, और उसका पेमेंट का मोड क्या होगा वो भी लिखना होगा उसको। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस पेएबल। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस। तो आप अभी इतनी बात बस ध्यान में रख लो कि कौन देता है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस? कॉन्ट्रैक्टर देता है। बस आप इतनी बात रखो।
अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलाउंस होता क्या है। वैसे आप नाम से आपको समझ आ रहा होगा, वो अलाउंसेस जो डिस्प्लेसमेंट में जो भी कॉस्ट हुआ है, जो भी कॉस्ट इंकर्ड करता है वो एम्प्लॉई, उसको फुलफिल करने के लिए ये अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। नाम से ही लग रहा है, पर हम इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे आगे। तो अभी आप बस इतना याद करो, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कौन देता है? कॉन्ट्रैक्टर देता है। और वो भी लिखा होना चाहिए वो पेएबल है, वो या फिर पेड कर चुका है या फिर पेएबल है, उसके पासबुक में लिखा होना चाहिए। और एकदम लास्ट में ये पॉइंट कह रहा है, द रिटर्न फेयर, मतलब रिटर्न जाने के लिए जो भाड़ा लगने वाला है, रिटर्न फेयर पेबल टू द वर्कमैन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जिस दिन उसकी एक्सपायरी हो रही है एम्प्लॉयमेंट की उस दिन, and in such contingency as may be prescribed in such other contingency as may be specified in the contract of, जिस भी मतलब कि कंडीशन पे उसको पेमेंट करना है, मतलब कि आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मतलब जब भी आप उसे पे कर रहे हो, आपने टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बताया होगा ना कि आपको उस टाइम पे किया जाएगा रिटर्न का फेयर, तो उस टाइम का आपको डिटेल उसमें लिखना होगा। अब आपका 6th पॉइंट कह रहा है, टू फर्निश इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हु सीज टू बी एम्प्लॉयड इन रिटर्न इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द specified authority in the state which he is recruited and state in which he is employed, which state include a declaration that all wages and other dues payable to the workman and the fare for the return journey back to his state has been paid। तो आपको फर्निश करना होगा, मतलब हर एक जितने भी आपने वर्कर को एम्प्लॉयड किया हुआ है, हर एक बंदे के रिस्पेक्ट में आपको वो एक फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर में उनको बताना होगा, बोथ स्टेट को, कौन कौन सी स्टेट को, होस्ट स्टेट को जहाँ पे वो काम करने गया है, और होम स्टेट को जहाँ से वो रहता है या फिर जहाँ से वो बिलोंग करता है, उन दोनों स्टेट को आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में उनको बताओगे कि उनको वेजेस प्रोवाइड की गई हैं उन वर्कर्स को, उनको जितनी भी अदर फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, और उनको रिटर्न जाने के लिए जो फेयर है वो भी प्रोवाइड किया गया है, हैज़ बीन पेड। तो ये सारी चीज़ें आप उनको इन्फॉर्म करोगे। किसको करोगे? होस्ट कंपनी के अथॉरिटीज़ को और आपकी होम स्टेट के अथॉरिटीज़ को। वेजेस एंड अदर कंडीशन, तो अब उनको कैसे वेजेस पे करना है, मतलब जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है उनको कैसे वेजेस पे करना है और उनकी अदर कंडीशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उसके बारे में डिस्कशन है। द वेजेस रेट, हॉलीडे, आवर ऑफ वर्क and other condition of a service of an interstate migrant worker shall be same as a normal workman। इसका मतलब है कि जो भी उनको वेज रेट प्रोवाइड किया गया, हॉलीडे प्रोवाइड किया गया, आवर ऑफ वर्क जो भी है उनके, वो एकदम नॉर्मल होंगे, जैसे एकदम इक्वल होने चाहिए या फिर सिमिलर होने चाहिए, किससे? जो नॉर्मल वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मतलब उस स्टेट के जो वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन्हीं से सिमिलर होने चाहिए उनके पूरे वेज कंडीशंस, उनके वेज रेट, हॉलीडे, वर्क और आवर, सब कुछ मैच करना चाहिए जैसे वो नॉर्मल को प्रोवाइड कर रहे हैं। वोंट बी पेड लेस देन मिनिमम वेजेस, आप मिनिमम वेजेस से कम उनको पे नहीं कर सकते हो, वो तो मिनिमम वेजेस एक्ट सब जगह लगता है, तो सिंपल सी बात है, उनको आप मिनिमम वेज से नीचे पे नहीं कर सकते हो। 3rd पॉइंट कहता है, वेजेस पेबल टू एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड इन द कैश, मतलब उनको कैश पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट होता है कि उनका वेज रेट, हॉलीडेज एंड वर्क आवर और अदर कंडीशन सेम होंगी जैसे नॉर्मल वर्कर की होती है। दूसरा है कि मिनिमम वेजेस से आपको कम पे नहीं कर सकते हुए, और तीसरा है उनको कैश पे पेमेंट करना है। अब यहाँ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अलाउंस और जर्नी अलाउंस क्या होती है। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 14 में डिस्प्लेसमेंट अलाउंस को आपको बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस क्या होती है। इसका सेक्शन आप याद कर लो, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करो तो आप इसका सेक्शन याद कर लो। इवन आप अगर डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए आप अपीयर करने वाले हो, जैसे EPFO हो गया, इस सब चीज़ के लिए आप अपीयर कर रहे हो, तो सेक्शन तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसके सेक्शन याद कर लो कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का सेक्शन 14 है, जर्नी अलाउंस का 15 है। अब डिस्प्लेसमेंट अलाउंस होता क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जो आप अलाउंस प्रोवाइड करते हो कि उस
वर्कर ने या फिर एम्प्लॉय ने जो भी खर्चा या फिर जो भी उसने एक्सपेंस किया होगा डिस्प्लेस करने के लिए, रीलोकेट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। और वो कितना होगा, तो एक्ट के अंदर लिखा है इक्वल टू 50% ऑफ वेज, इक्वल टू 50% ऑफ मंथली वेज, या फिर 75 रुपी विच एवर इज हायर, या फिर आप उसको 50% उसके मंथली वेजेस का दो या फिर 75 रुपी दो, जो भी इन दो में से हायर होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है पेड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलाउंस आपका एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ही पे किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, ये रिफंडेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे रिफंड मांगने लगो कि आपने काम नहीं किया तो मुझे रिफंड कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, आप उनसे रिफंड नहीं करवा सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। अब जर्नी अलाउंसेस क्या होते हैं? जर्नी अलाउंस सेक्शन 15 में आता है। ये नाम ही बता रहा है कि जर्नी में जो आपका लॉस नहीं, जो एक्सपेंस इंकर्ड होते हैं उसको ये कवर करता है। और वो कितना होता है? नॉट लेस देन लेबर इंकर्ड, जितना लेबर ने इंकर्ड किया है उससे तो कम आप उससे तो कम आप दे ही नहीं सकते हो। ये बोथ होता है, आउटवर्ड भी होता है, रिटर्न भी होता है, मतलब कि उसके आने का और जाने का दोनों का खर्चा आप उसे दोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस और जर्नी अलाउंसेस दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर पे करता है। इसको याद कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस एंड जर्नी अलाउंस अंडर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर में कौन पे करता है? कॉन्ट्रैक्टर पे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अदर फैसिलिटीज़, अब जो अदर फैसिलिटीज़ उनको और क्या क्या प्रोवाइड की जाती है वो देखते हैं। It shall be the duty of every contractor employing interstate migrant workmen in the connection with the work of the establishment to which Act apply. First, to ensure regular payment of the wages to such workmen, to ensure equal pay for the equal work irrespective of sex. तो ये क्या है? जो अदर कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं जो आप नॉर्मल वर्कमैन को प्रोवाइड करते हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर अपने अंदर जो भी एम्प्लॉयड है वर्कर्स उनको प्रोवाइड करता है, वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पढ़े हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत सिमिलर लगेंगी, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो वहाँ पे बताई गई है। पर अगर आप नहीं पढ़े हो तो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे कवर कर दे रही हूँ, वहाँ पे आपको ईज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसको इंश्योर करता है कि रेगुलर पेमेंट होना चाहिए। जितने भी वर्कर उसके अंदर एम्प्लॉयड हैं, इंटर स्टेट या फिर आप नॉर्मल भी बात कर सकते हो, जो भी वर्कर उसके अंदर एम्प्लॉयड है, वैसे स्पेशली अब इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की बात करते हैं, तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए और रेगुलर टाइम पे मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं अगर आपके यहाँ 5th डे को क्या कहते हैं पेमेंट निकल रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, तो 5th डे को आपको मिल जाना चाहिए हर मंथ के। सेकेंड कह रहा है कि इक्वल पे होना चाहिए, मतलब कि इक्वल रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करें। यहाँ पे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा कि अगर सिमिलर नेचर का काम कोई भी कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके जेंडर, उसको इक्वल ही पे किया जाएगा। पॉइंट सी कहता है टू इंश्योर सुटेबल कंडीशन ऑफ वर्क टू विच वर्कर हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ स्टेट डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन स्टेट। तो उनको सुटेबल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है, जिस भी वर्किंग कंडीशन में वो फेवरेबल होंगे उनको वो वर्किंग कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे स्टेट से हैं तो आप उसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, आप उनको एक बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। अब पॉइंट डी कहता है टू प्रोवाइड एंड मेंटेन सस्टेनेबल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। अब सिंपल सी बात है, अगर वो बाहर से आके आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपको उसके एक अच्छा सा एक रेसिडेंशियल सुटेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है और उसका जो भी कॉस्ट होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा और वो फ्री ऑफ चार्ज होगा उस वर्कर्स के लिए, उस एम्प्लॉयज़ के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करता है टू प्रोवाइड सच प्रोटेक्टिव क्लोथिंग टू द वर्कमैन। जो भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है, अगर आप कोई मान लीजिए ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको प्रोटेक्टिंग वियर या फिर प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग की ज़रूरत है, तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा? आपका कॉन्ट्रैक्टर करेगा। अब लास्ट पॉइंट कहता है इन द केस ऑफ द फैटल एक्सीडेंट और अ सीरियस ब्लडी इंजरी टू सच workmen to report the specific authority of a both state and also the next to the king of the workmen
तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है उस वर्कमैन को, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी को, बोथ स्टेट के, दोनों स्टेट के अथॉरिटी को आप वहाँ पे इन्फॉर्म करोगे और उनके नेक्स्ट मतलब कि उसके घर वालों को भी आप इन्फॉर्म करोगे। तो ये आपका हो गया अदर फैसिलिटीज़। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द वेजेस। ये आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है ये भी सिमिलर है आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जैसे वहाँ पे पेमेंट किया जा रहा था वैसे यहाँ पे भी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। A contractor shall be responsible for payment of a wages to each interstate migrant worker employed by him, and such wages shall be paid before the expiry of the such period as may be prescribed। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हर एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को वो पेमेंट करे, और उस दिन को जिस दिन भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है या फिर प्रिस्क्राइब्ड है। सेकेंड पॉइंट कहता है एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम to present at the time of a disbursement of a wages by the contractor, and it shall be duty of such representative to certify the amount paid as the wages in which manner as may be prescribed। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो उसका ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है कि वो रिप्रेजेंटेटिव को एम्प्लॉयड करेगा। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो जाके थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा कि आप पेमेंट करो मैं देख रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है हर केस में। तो इसीलिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव को हायर करेगा और उस रिप्रेजेंटेटिव से बोलेगा कि आप जब भी पेमेंट हो, जिस दिन प्रिस्क्राइब किया गया उस दिन अगर पेमेंट हो, आप वहाँ पे खड़े होके सर्टिफाई करो कि कितना अमाउंट वहाँ पे पेड हुआ है हर एक वर्कर को। तो ये हो गई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी कि उसको एक रिप्रेजेंटेटिव हायर करना है कि वो वहाँ कर जाके सर्टिफाई करें। अब कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी क्या होती है कि वो तभी पेमेंट करेगा जब वहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होगा, वहाँ पे वो होगा तभी पेमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज वो पेमेंट नहीं करेगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखिए थर्ड पॉइंट में ये लिखा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू इंश्योर डिस्बर्समेंट ऑफ अ वेजेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फोर्थ पॉइंट, in the case the contractor failed to make payment of a wages within the prescribed period, अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है पेमेंट करने से तो या फिर वो कम पेमेंट करता है, मान लीजिए कि उनको 100 रुपये देना था, 100 रुपये पर डे का है, जस्ट ये एग्जांपल है, मिनिमम वेजेस इससे बहुत ज़्यादा है, जस्ट एक एग्जांपल है, अगर 100 रुपये पेमेंट करना था और 50 रुपये ही कॉन्ट्रैक्टर ने पे किया हुआ है तो वो 50 रुपये या फिर उसने पेमेंट ही नहीं किया है, then the principal employer shall be liable, यहाँ पे देखिए लिखा है the principal employer shall be liable to make payment of wages in the full or unpaid balance due। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी हो जाती है कि वो अनपेड जो अमाउंट है या फिर जो ड्यू अमाउंट है वो पे करेगा, वो पे कर रहा है इन द केस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट आई एम सॉरी या वो पे करेगा और वो रिकवर करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवर द अमाउंट सो पेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर आइदर बाय द डिडक्शन फ्रॉम एनी अमाउंट पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एज अ डेब्ट पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो इनका कहना है कि देखिए ड्यूटी किसकी थी, आपके कॉन्ट्रैक्टर की, बट उसने पे नहीं किया या फिर हाफ पे किया हुआ है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर की ड्यूटी हो जाती है कि वो पे करेगा। अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी उसने तो पे कर दिया, अब वो क्या करेगा, उसके पास राइट है कि वो जो पैसा उसने पे किया है वो एम्प्लॉयर से रिकवर कर सकता है। रिकवर कैसे करेगा, जो अमाउंट उसको पेएबल है, मान लीजिए कई बार होता है ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट नहीं दिया होता तो उसमें से डिडक्ट कर लीजिए, या फिर इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डेब्ट है, अगर मान लीजिए कोई उसको भुगतान करना है तो उसमें से वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज ऑफ अ प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन सर्टन केसेस। आई थिंक आपको पता होगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, तो मैं रुकिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर नहीं किया, मैं बता देती हूँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता कौन है अगर आपको नहीं पता है, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि नाम से क्लियर हो रहा है।
देख लीजिए, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, जब कॉन्ट्रैक्टर होता है, ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर अपना ही काम सिर्फ करवाए। बहुत टाइम पे केसेस होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है किसी के किसी इस्टेब्लिशमेंट में जाके कि ये वाला प्रोडक्शन या फिर ये काम हम करेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्टर अपने अंदर बहुत सारे वर्कर्स को रखता है और उनसे काम करवाता है। पर देखिए, जो बंदा का काम है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉय बनता है और उसकी जो इमीडिएट नीचे होता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। अगर आपको ये बात नहीं क्लियर है हो रही है तो मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। सॉरी। देखिए, ये हो गया। सॉरी, आई डोंट थिंक ये आपका विजिबल होने वाला है। ये हो गया आपके एम्प्लॉयर। ईआर एम्प्लॉयर होते हैं। एम्प्लॉयर को कुछ काम था, मान लीजिए प्रोडक्शन करवाना है या फिर मान लीजिए एक बिल्डिंग बनवानी है एम्प्लॉयर को, ठीक है। एक पर्सन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट है, उसको एक बिल्डिंग फॉर्म करनी है, बनवानी है, तो वो एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर होंगे, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर हैं, उसको एम्प्लॉयर को, ये जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इसको नहीं पता होगा या फिर हो भी सकता है पता कि ये आपके इंटर स्टेट वर्कर हैं या फिर नॉर्मल वर्कर हैं। तो वो रिगार्डलेस, ये कोई इलीगल बात नहीं है कि उसको पता हो या नहीं हो। बट अगर मान लीजिए ये पेमेंट नहीं कर पाता है, तो इसकी ड्यूटी होती है कि ये इनको पेमेंट प्रोवाइड करें। और अगर जब ये इनको पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इससे कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर ले सकता है। और रिकवर लेने के दो चांसेस होते हैं, जो पेमेंट इसको मिलने वाला है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से, वो पेमेंट में डिडक्शन कर ले, या फिर जो कोई भी डेप्ट ऐसी बची हो तो उसमें से डिडक्ट कर ले। तो ये होते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स। अब देखिए, ये जो आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी में आपका रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो। कि देखिए, जब ये आपका, आई थिंक ये बहुत क्लियर नहीं है, लेट मी रेज इट। या ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो पेमेंट करता है अपने वर्कर्स को, वो अपने वर्कर को जब पेमेंट कर रहा है, वो वर्कर आपकी, इस केस में तो इंटर स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो इंटर स्टेट वाले जो वर्कर होंगे उनको जो पेमेंट करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव के सामने करेगा, रिप्रेजेंटेटिव के सामने करेगा। और वो रिप्रेजेंटेटिव किसका होगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके ही सामने ये पेमेंट करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही कॉन्सेप्ट है। लेट मी इरेज इट। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो ये अब उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की आपको समझ आ गया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है? जिसका वो काम करने आए हैं वर्कर, जिसके अंडर कॉन्ट्रैक्टर आता है। तो उनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी? तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, इन एनी अलाउंसेस, if any allowances required to be paid by employer employed in any establishment to which this act applied is not paid by the contractor। अगर कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं करता है कोई भी ऐसे अलाउंसेस जो उसको पे करने चाहिए, कौन कौन से अलाउंस होते हैं? जर्नी अलाउंस और डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। अगर वो पे नहीं करता है तो फिर क्या होगा? Such allowance shall be paid or as the case may be facilitated provided by the principal employer। अगर वो नहीं पे करता है तो कौन पे करेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे करेगा। All the allowances paid by the principal employer, all the expenses incurred by him in providing the facility referred by the record by him। जो भी फैसिलिटीज़, मतलब जितना भी उसने पे किया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर को करना था पर उसने कर दिया है, तो वो उससे रिकवरी ले सकता है। रिकवरी का मैंने आपको बता ही दिया है, दो मेथड होते हैं। अब इंस्पेक्टर कौन होता है? द एजी, एजी मीन्स appropriate government may appoint such person as it think fit to be inspector for the purpose of the act। किसी भी इंस्पेक्टर को, मतलब कि एजी किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जैसे उसको लगे कि वो बेटर पढ़ेंगे या फिर वो
लाइबल हैं इसके लिए। तो अब आई थिंक इंस्पेक्टर आपको बहुत क्लियर होगा, फैक्ट्रीज एक्ट में इंस्पेक्टर का रोल आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इंस्पेक्टर कौन होता है? वो इंस्पेक्ट करता है, वो इस्टेब्लिशमेंट में जाके इंस्पेक्ट करता है कि वहाँ पे जो आपका एक्ट है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, जितनी फैसिलिटीज़, जितने प्रोविज़न बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। और उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है, कोई भी रजिस्टर मंगा सकता है, उसकी कॉपीज़ ले सकता है, उस कॉपीज़ को ले जा सकता है इंस्पेक्ट करने के लिए। किसी भी वर्कर को या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को जो उसको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनसे बैठ के वहाँ पे इंक्वायरी भी कर सकता है। तो ये इंस्पेक्टर की आपकी हो जाती है पावर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड टू बी मेंटेन नोटिस प्रिस्क्राइब अंडर द नोटिस बोर्ड। रजिस्टर और अदर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे और वो जो भी आपके नोटिस बोर्ड पे आपको वहाँ पे डिस्प्ले करना है वो डिस्प्लेड होना चाहिए। एवरी एम्प्लॉयर एंड एवरी कॉन्ट्रैक्टर, कौन कौन करेगा वो? हर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और हर एक कॉन्ट्रैक्टर जो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयड किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू बी मेड विद इन 6 मंथ। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है इस रिगार्डिंग तो उसकी एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ हो सकती है। आप उसको विद इन 6 मंथ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर कुछ भी डिस्प्यूट आता है तो। अब ये लास्ट स्लाइड है पेनाल्टीज। आपको कब पेनलाइज किया जाएगा इस एक्ट के अंदर और क्या क्या पेनाल्टीज हैं, आइए देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्यूज टू प्रोड्यूस एनी डिमांड। मैंने बताया कि इंस्पेक्टर के पास पावर होती है कि वो बोल सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी वो मांग सकता है। अगर आप उसे ऑब्स्ट्रक्ट करते हो या फिर रिफ्यूज़ कर देते हो, आप मना कर देते हो डायरेक्टली कि हम नहीं देंगे, तो उस एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो भी हेड होगा वो उसको इम्प्रिसमेंट हो सकती है अप टू 2 years और फाइन हो सकती है 2K। 2K मीन्स 2000 रुपी या फिर बोथ हो सकती है। सेकेंड है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। अगर आप कुछ भी कॉन्ट्रावेक्ट करते हो किसी भी प्रोविज़न को, किसी भी इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविज़न है, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेक्ट करते हो जब आप इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयड कर रहे हो तो आपको इम्प्रिसमेंट हो सकती है 1 साल की और फाइन 1K मीन्स 1000 हो सकता है या फिर दोनों हो सकती है। तो ये आपकी पेनाल्टीज हो गई। ये एक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। दैट्स ऑल। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए एक्ट के साथ। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे और मैंने बहुत ही ट्राई किया है कि आपको ब्रीफली समझाऊं हर एक पॉइंट। बहुत इजी सा है, बस कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बनाते चलो और फैक्ट्स एंड फिगर पे बहुत ध्यान दो। यहाँ पे कितने, कहाँ पे कितनी पेनाल्टीज़ हो रही हैं, किस सेक्शन के अंदर कौन सी अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटीज़ के आपके कंपोजिशंस क्या हैं, कौन से लेबर वेलफेयर एक्ट बन रहे हैं, जितने भी XYZ जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उस पर कमांड रखो। अगर आपके एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, मींस अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जैसे UGC नेट के पेपर में होता है, आपका EPFO के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे में आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेनली इन दोनों एग्ज़ाम में आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स से ही बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।